कॉफ़ी पीते पीते बात करने का मज़ा ही कुछ और है। इन दिनों आपने इजराइल और फ़लस्तीन के बीच होते झगड़े को ज़रूर सुना होगा। कुछ खबरें आपके कानों से ज़रूर टकराई होंगी जिन्होंने आपके दिमाग में, आपके जहन में कुछ सवालात पैदा किए होंगे कि आखिर क्यों ये लड़ रहे हैं और क्यों बार बार थोड़े थोड़े अंतराल पर इनके बीच में युद्ध या इस तरह की झगड़े या लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इजराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश, 1948 से पहले दुनिया में जिसका अस्तित्व भी नहीं था, और इसके बनने के बाद से फ़लस्तीनियों के साथ बहुत सारा झगड़ा, जगह को लेकर और पॉलिटिकल होल्ड को लेकर। लेकिन क्यों? अगर इस क्यों को समझना है तो हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। अब्राहम को फादर ऑफ जुडाइज्म कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार ईश्वर ने अब्राहम और उसके लोगों से कहा कि कैनान नाम की एक जगह पर जाकर बस जाओ, जो कि प्रोबेबली आज की डेट का इजराइल है। लगभग 1000 ईसा पूर्व किंग डेविड ने यहूदियों पर राज किया और उसके बाद उनके बेटे सोलोमन ने पहला यहूदी मंदिर बनवाया, जिसे 587 ईसा पूर्व 587 BCE में बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसके बाद एक दूसरा मंदिर 500 ईसा पूर्व बनाया गया, जिसे रोमन्स ने 70 ईस्वी में पूरी तरह नष्ट कर दिया। रोमन्स के बाद वहां ऑटोमन साम्राज्य आया, जो कि मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। इन लगातार बदलते राजनीतिक हालातों का जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो था यहूदियों पर। वो ये जगह छोड़कर दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए। उधर यूरोप में यहूदियों को अलग ही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके धर्म को लेकर उन्हें परेशान किया जाता, उनका उत्पीड़न किया जाता, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। इन सब हालातों से परेशान होकर यहूदियों ने सन 1880 में अपनी जगह वापस आना शुरू कर दिया, जो कि ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था और जिसे फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता था। सन 1914 आते आते 75,000 यहूदी अपनी जगह वापस आ चुके थे, यानी कि फ़लस्तीन। ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त तक ना कोई गाजा पट्टी थी, ना वेस्ट बैंक और ना ही था इजराइल। ये सारी जगह फ़लस्तीन थी और आती थी ऑटोमन साम्राज्य में। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था और इस दौरान इंग्लैंड ने एक बड़ी कमाल की चाल चली। उसने फ्रांस से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपको फ़लस्तीन दे देंगे। उसने अरब से कहा कि आप ऑटोमन साम्राज्य हमें दिलाने में मदद कीजिए, हम आपको फ़लस्तीन दे देंगे। और दुनिया भर के यहूदियों से कहा कि आप आइए अपनी जगह, हम आपको आपका देश देंगे, वो जगह देंगे जिसके आप हकदार हैं, और एक आपका अपना एक देश देंगे। और यह स्थिति अगले 2 दशकों तक बनी रहती है और इस दौरान दुनिया भर के यहूदी आकर फ़लस्तीन में जमा होने लगते हैं। अब आप सोचिए कि एक जगह जहां बहुत सारे लोग पहले से हैं, एक अलग कम्युनिटी के, एक अलग धर्म के, और एक साथ पूरी दुनिया से एक अलग कम्युनिटी आकर वहां जमा होने लगे, तो ये बहुत बेसिक सा रूल है कि दोनों में झगड़ा होगा ही, क्योंकि जगह एक ही है, लिमिटेड है और बहुत संकुचित है। तो दोनों पक्षों में दंगे, लड़ाई, झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो लगातार लंबे समय तक चलते रहते हैं। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति यहाँ भी काम कर रही थी, लेकिन यहूदियों पर पूरी दुनिया में बढ़ते अत्याचारों से एक आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई थी कि उन्हें अपना देश चाहिए। और पिछले 2 दशकों से ये मांग हर दिन, हर रोज जोर पकड़ती जा रही थी। यूं तो यहूदियों पर सैकड़ों सालों से अत्याचार होते रहे थे। सन 1066 ग्रेनाडा नरसंहार, जिसमें 30 दिसंबर 1066 एक मुस्लिम भीड़ ने ग्रेनाडा में शाही महल पर धावा बोल दिया और 1000 से अधिक यहूदियों को मार डाला था। द फर्स्ट क्रूसेड्स की पहली श्रृंखला में मध्ययुगीन पवित्र युद्धों में ईसाई और मुसलमान शामिल थे। हजारों यहूदी मारे गए थे। सन 1492 में स्पेन के शासकों ने एक शाही एडिशन जारी किया, जिसमें सभी यहूदियों को वहां से बाहर निकलने को कहा गया। विशेषज्ञों का मानना था कि सुरक्षा तक पहुंचने की इस कोशिश में लगभग 2 लाख से अधिक लोग स्पेन से बाहर गए, जिसमें हजारों यहूदियों की मौत हुई।
इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार, दी हॉलोकॉस्ट। इस नरसंहार में नाजियों ने 6 मिलियन से ज़्यादा यहूदियों की बेरहमी से हत्याएं कर दी थी। इस नरसंहार और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों की ये मांग कि उन्हें अपना देश चाहिए जहां वो सुकून से रह सकें। सैकड़ों सालों से भटकाव के बाद अब वो एक ठहराव चाहते हैं। ये मांग जोर पकड़ने लगी और अब चीजें इंग्लैंड के हाथ से निकल रही थी। दंगे, लड़ाइयां और झगड़े चरम पर थे। अब जब चीजें इंग्लैंड के काबू से बाहर हो गईं, तो उसने अपना पल्ला झाड़ा और गेंद यूएन के पाले में सरका दी कि आप देखो भैया, हमसे ना हो पाएगा, हम तो जा रहे हैं घर। अब यहाँ बात करते हैं फिलिस्तीनियों की, जो कि वहाँ यहूदियों के आने से पहले रह रहे थे। देखिए, आप लाख बाहर से आए हो, आप लाख अरब कंट्रीज से आए हों, आप ऑटोमन साम्राज्य में आकर बसे हों, आप जॉर्डन से आए हों या आप मिस्र से आए हों, लेकिन एक लंबा दौर गुजर चुका है। आप वहाँ सेटलमेंट्स बना चुके हैं, आपने ज़मीनें खरीद ली हैं, आपके घर वहाँ हैं, आपके बच्चे वहाँ हुए और वो बड़े हो गए, तो उनके लिए वो उनका घर है, उनकी जगह है। और बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति अब अजनबी है जो उनकी जगह उन्हें छीनता हुआ महसूस होगा। तो यहाँ इंग्लैंड ने कभी ना सुलझने वाले विवाद को जन्म दे दिया। खैर, जब ये मामला यूएन के पास जाता है तो 55 यानी कि 55% वो देते हैं यहूदियों को और 45 यानी कि 45% रह जाता है फिलिस्तीनियों के पास, जो कि थोड़ा सा अनफेयर भी है। खैर, यूएन यरूशलेम का इलाका अपने पास रखता है। उसका तर्क होता है कि ईसाइयों और यहूदियों के लिए ये सबसे पवित्र स्थल है, जबकि मुस्लिम्स का ये तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। ज्यूस यानी कि यहूदी लोग तो इस समझौते और बंटवारे को स्वीकार करते हैं, लेकिन अरब कंट्रीज ना तो इसे स्वीकार करती हैं ना ही इसका समर्थन करती हैं। और बहुत जल्द 5 अरब देश एक साथ मिलकर नए नए बने इजराइल पर हमला कर देते हैं। अस्तित्व और वर्चस्व की इस जंग में जीत होती है अस्तित्व की। यहाँ अपने सर्वाइवल और अपनी जिंदगी को बचाने की इस होड़ में इजराइल उन 5 अरब देशों को चौंकाते हुए चमत्कारिक रूप से हरा देता है। इस लड़ाई के बाद इजराइल ने बहुत सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। मिस्र ने गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर। लेकिन इस सारे तमाशे में लगभग 7,20,000 अरब लोग रिफ्यूजी हो गए, जिन्होंने वेस्ट बैंक, मिस्र, जॉर्डन या गाजा पट्टी में शरण ली। यहूदियों के लिए ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जबकि उन 7,20,000 परिवारों के लिए ये तबाही का युद्ध था। 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, जो हथियारों के दम पर अपना देश, अपनी जगह वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद होती है 1967 की फेमस 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को बुरी तरह हराता है और कब्जा कर लेता है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर। यह कब्जा लगभग 25 सालों तक चलता है। सितंबर 1993 में इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और पीएलओ प्रेसिडेंट यासिर अराफात के बीच एक शांति समझौता होता है और लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग चैन और अमन से रहने लगेंगे और सुकून आ जाएगा। लेकिन दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को यह पसंद नहीं आता। इजरायली प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है और उसके कुछ सालों बाद यासिर अराफात की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। इससे कुछ साल पहले 1987 में हमास नाम का एक ग्रुप बनता है, जो कि एक कट्टरपंथी ग्रुप है और उनका मानना है कि वो अपना देश लड़कर ही हासिल कर सकते हैं, जबकि पीएलओ शांतिपूर्वक अपने मूवमेंट चलाना चाहता है। और इस वजह से दोनों के बीच 2007 में गृह युद्ध हो जाता है, जिसे बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है। इस युद्ध के बाद ये तय हो जाता है कि हमास गाजा पट्टी को कंट्रोल करेगा और पीएलओ वेस्ट बैंक को। तो अब इजराइल पर जितने भी आक्रामक हमले होते हैं वो गाजा पट्टी से होते हैं। इस मसले का हल कैसे और कब होगा कोई नहीं जानता। शायद कुछ चीजें भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए। सत्ता और पावर शायद इंसान को निर्दयी बना देती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये लड़ाई अब अस्तित्व और वर्चस्व की नहीं, सिर्फ अस्तित्व की है।